हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला कंसेप्ट। अभी जो हम कर रहे हैं वो कंसेप्ट कौन से हैं? वो सिमिलरिटी के वो वाले कंसेप्ट हैं जो कि रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इनमें कई क्वेश्चन ईजी होंगे और कई क्वेश्चन हो सकता है थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लगें, आपको अनकंफर्टेबल करने वाले लगें, तो वो सबके लिए वैसे ही हैं। ठीक है, अननेसेसरीली ये मत सोचना कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। कॉमन टेंजेंट्स। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है कि किसी भी सर्कल को किसी भी पॉइंट से अगर आप एक लाइन खींच रहे हो और वो उसको टच करके निकल जाती है, उसको टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्श रेखा, वो उसको स्पर्श करके चली गई। ठीक है, तो सेंटर से अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर टेंजेंट ने टच किया है, अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा सर्कल के सेंटर से, तो ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और एक और बात, एक पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट एक सर्कल पे इक्वल होते हैं। हमने प्रूव भी किया था कॉन्ग्रुएंस से, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, जब हम प्रूव कर रहे थे तो हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास दो सर्कल होते हैं, दो तरह के टेंजेंट होते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट टेंजेंट, यानी कि दोनों सर्कल को ऐसे टच कर रहे हो। एक होते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट, यानी कि दोनों सर्कल को ऐसे टच कर रहे हैं। टेंजेंट चाहे किसी भी टाइप का हो, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? जब हम सर्कल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सर्कल। ठीक है, हाँ, एक को बोलते हैं सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट, दूसरे को बोलते हैं तिरछी या फिर तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, तो चाहे कैसे भी टेंजेंट्स हों, अगर दो सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट होगा, चाहे सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर दो सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट हुआ तो वहां पर सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चन कई बार आते हैं। कैसे कैसे सिमिलर ट्रायंगल क्रिएट होती है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो एग्जामिनर क्या करता है, दोनों सर्कल के सेंटर से ज्वाइन होती लाइन को मिला देता है। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रायंगल बनी है ए बी सी और ए डी ई, देखो यहां से परपेंडिकुलर होएगा। जी हाँ सर। यहां से परपेंडिकुलर होएगा। जी हाँ सर। तो प्रूव करो कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। सोचो आप कैसे होएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। छोटे वाले ट्रायंगल और बड़ी वाले ट्रायंगल में ये एक 90 डिग्री का एंगल है और एक एंगल है जो कि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो हो गई सिमिलर। तो ये सिमिलर है। ठीक है सर, अगर ये सिमिलर हो गई तो छोटे वाली ट्रायंगल की साइड बटे में बड़े वाले की ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू छोटे वाले की साइड बटे में बड़े वाले की साइड इज इक्वल टू छोटे वाले की साइड ए बी बटे में ए डी। जो भी सिमिलर ट्रायंगल्स में होता है वो सब कुछ होता है। ठीक, वो सब कुछ यहाँ पर भी ट्रू होएगा। ठीक है भाई, एक और तरीके से यहाँ पर बन सकती है बात। कैसे? इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को, फिर अगले पेज पर मैं दूसरा बता दूंगा, है ना? चलो ठीक है। मान लो इनका टच करना जरूरी नहीं है, तो मैं दूर बना देता हूँ। अगर आप दोनों कॉमन टेंजेंट्स को भी ले लोगे तो भी जो ट्रायंगल्स बनेंगी ए बी सी एंड ए डी ई, ये दोनों भी सिमिलर होंगी। यहां पर ये सिमिलर हुई थी एंगल एंगल रूल से। एंगल एंगल रूल यानी कि दो एंगल इक्वल निकला है दो ट्रायंगल के, तो तीसरा तो इक्वल होएगा ही। ठीक है, यहां पर देखते हैं भैया, ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई, बताओ ये क्यों है सिमिलर? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कॉमन टेंजेंट हो गया ना, तो चाहे तो वो वाली लाइन ले लो जो सेंटर से पास हो रही है दोनों ट्रायंगल के, या दोनों कॉमन टेंजेंट ही ले लो, तो भी ये सिमिलर होएगी। और चाहे कैसे भी टेंजेंट हो, डायरेक्ट टेंजेंट हो, ट्रांसवर्स टेंजेंट हो, कैसे भी टेंजेंट हो, उसको भी प्रूव करेंगे हम। बताओ कैसे? तो देखो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इतना जानते हो। क्यों सर? एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट किसी भी सर्कल के ऊपर इक्वल होते हैं। जी हाँ सर। ठीक, एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई। क्यों सर? वही सेम, एक पॉइंट से बड़े सर्कल को जो टेंजेंट खींचे हैं ए डी एंड ए ई,
वही बराबर होंगे। जी हाँ सर। तो दो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई और इन दोनों ट्रायंगल का ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों में सेम है। तो देखो अगर दो आइसोस्केलस ट्रायंगल हैं उनका सिमिलर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसी हो सकती है, एक ऐसी जैसे सिर में मुक्का मार रखा हो ऐसी हो सकती है, एक ऐसी हो सकती है कि पिचका रखा है, ऐसे कैसी भी हो सकती है आइसोस्केलस ट्रायंगल। लेकिन अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल सेम हो गया ना, तो उनको सिमिलर होना ही पड़ेगा। किस लेवल पर पिचका रखी है ये तो तय हो गया इस एंगल से, और ऊपर से दोनों साइड दोनों में सेम है। साइड एंगल साइड से वो हो जाएंगी, क्या बोलते हैं उसको, सिमिलर हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कॉमन है। सर साइड एंगल साइड से कैसे सिमिलर हो जाएंगी? देखो मान लो छोटे वाली ट्रायंगल की साइड में मान लेता हूँ x और बड़े वाले की मान लेता हूँ y। छोटे वाले की x, बड़े वाले की y। तो यहाँ पर होएगा x बाई y, यहाँ पर भी x बाई y। तो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। हाँ जी सर, x बाई y है, और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। एस ए एस से ये सिमिलर हो जाएंगी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी। अब इसको आप कैसे भी लिख लो, ए बी सी लिख लो, फिर उसके बाद ए डी ई लिख लो, ए ई डी लिख लो, क्योंकि आइसोस्केलस है। कैसे? एस ए एस से। ठीक है। तो आगे से जब भी कॉमन टेंजेंट होएगा हम ऐसे प्रूव करने में टाइम नहीं लगाएंगे, बार बार आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, बार बार आते हैं का मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, बट कई बार आए हैं। ठीक, ये नहीं है कि हर शिफ्ट में आएगा ही। इससे पहले जो मैं करवा रहा था वो ये मान लो हर शिफ्ट में आएगा ही है? उन जितने फ्रीक्वेंट नहीं है ये। क्लियर है? तो आगे से हम प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का भैया, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा। अब ट्रांसवर्स का बता देता हूँ। मान लो दो सर्कल हैं और मैं क्या बता दूं, मैं कौन होता हूं बताने वाला, तुम लोग प्रूव करो। ए बी। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके, जो लाइन है उसको ज्वाइन करेंगे। उसमें भी ऐसे ही किया था, सेंटर्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसको ज्वाइन किया और ट्रायंगल बना देते हैं। लेट दिस बी डी एंड ई, ये बना दी भाई। अब बिकॉज ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो बताओ कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी, क्या मामला है? दो ही ट्रायंगल बनी हैं, क्यों सिमिलर होंगी बताओ। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल क्या है सर? 90 डिग्री का है। ओके जी। और एक और बात बताओ, दो तरीके से देख सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है सर? इक्वल है। तो दो एंगल के इक्वल हो गए, एंगल एंगल रूल से हो गई। या फिर ऐसे मानो ये जो लाइन है ए बी, ये जो लाइन है ए बी, इस लाइन के पैरेलल है ये, इस ए बी के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, इस ए बी के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो दोनों पैरेलल होगी, तो ये तो डमरू बन गया। तो डमरू वाला फिगर समझ लो इसको। तो ट्रायंगल ए डी ओ इज सिमिलर टू, देखो ए डी ओ किया मैंने, 90 वाला खाली वाला और ये 90 वाला खाली वाला और ये सिमिलर टू बी ई ओ। ठीक है, सिमिलर टू बी ई ओ। कैसे? एंगल एंगल रूल बोल लेते हैं। यहां पर भी एंगल एंगल रूल बोलने के बजाय आप ऐसे सोच सकते थे कि भैया सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों आपस में पैरेलल होंगी, बेस के पैरेलल लाइन खींच दी तो सिमिलर होना ही है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला प्रूव हो रहा है और उसी तरीके से दूसरे वाला प्रूव होएगा, वो अब आप खुद करोगे। अपनी नोटबुक पर प्रूव करो, मैं डायग्राम बना दूंगा उसके बाद। वह ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाना है, दो बनाने हैं और तो ट्रायंगल कौन से वाली ट्रायंगल, कौन से वाली ट्रायंगल के सिमिलर होएगी बताओ और क्यों? काहे? देखो ये मत बोल देना ए बी इज पैरेलल टू सी डी, किसने बोला ए बी इज पैरेलल टू सी डी? ठीक है
देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी आइसोस्केलस हो गई। क्यों सर? क्योंकि सेम पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचे गए। ठीक है जी। ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, क्यों? क्योंकि सेम पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचे गए। ठीक है। अब ये वाला एंगल दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी। हाँ जी सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों सर? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो मैंने क्या बताया था, अगर दो आइसोस्केलस ट्रायंगल है और उनका ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये बीच वाला ही जरूरी नहीं है, साइडों के बीच वाला, ये वाला भी हो गया, क्योंकि ये वाला इक्वल हो गया तो फिर इसके इक्वल ये वाला होना पड़ेगा, फिर ये वाला भी हो जाएगा। तो अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल हैं दो और उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, या तो उनके अनइक्वल एंगल इक्वल हो जाए, एक का अनइक्वल एंगल और दूसरे का अनइक्वल एंगल, भैया दो तो इक्वल एंगल होते हैं और एक अनइक्वल एंगल होता है आइसोस्केलस में, दो एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। या तो जो इक्वल एंगल है और दूसरी ट्रायंगल का इक्वल एंगल है वो बराबर हो जाए तो भी सिमिलर, या जो अनइक्वल वाले एंगल हैं वो इक्वल हो जाए तो भी सिमिलर। तो ये दोनों सिमिलर हो गई। ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ए ओ बी, बीच में ओ लिया है, सी ओ डी ले लो या डी ओ सी, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ऐसे रूल बोल देता हूँ। ठीक है, तो आगे से कभी भी टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट हो, कैसे भी इंटरसेक्ट कर रहे हो, या तो उस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हो जो सेंटर्स को जोड़ रही है, या सिर्फ दो टेंजेंट हो, उन्होंने ऐसे ट्रायंगल बना रखी हो, या ट्रांसवर्स टेंजेंट हो, उन्होंने भी ऐसे ट्रायंगल बना रखे हो, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है जी, वो सिमिलर हैं, वो सिमिलर हैं। अब क्वेश्चन करें, ये लो। The ratio in which a transverse common tangent drawn to two circles with radii 4 cm and 6 cm, तो ट्रांसवर्स तिर्यक वाला दे रखा है। हिंदी में क्या लिख रखा है इसने? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो दो सर्कल हैं जिनका रेडियस 4 और 6 है, एक छोटा है एक बड़ा है, इनको एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है एग्जामिनर ने। द रेशियो इन विच, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ड्रॉन टू टू सर्कल्स विद रेडियाई 4 and 6 cm रिस्पेक्टिवली डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में बांटता है, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में बांटता है ये टेंजेंट, यानी कि ये लाइन ए बी किस रेशियो में बांटती है इसको, सी डी को, यानी कि सी ओ और ओ डी का क्या रेशियो है ये बताओगे। सोचो, तो फिर से अपनी कंस्ट्रक्शन कर लें। ये 90 का होएगा, ये 90 का होएगा। अब मुझे पता है कि भैया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, दो सर्कल का सिमिलर बनेंगी, और मुझे इतना भी पता है ये डमरू वाली आकृति है, सेम लाइन के परपेंडिकुलर, सेम लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों पैरेलल होगी डमरू वाली, यानी कि ए ओ बटे में ओ बी इजक्वल टू सी ओ बटे में ओ डी इजक्वल टू ए सी बटे में बी डी। ए सी की लंबाई है जी 4 और बी डी की लंबाई है 6, क्यों? क्योंकि ये इनके रेडियस है, रेडियस और रेडियस, तो इनके रेडियस का रेशियो है 2:3, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2:3 है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बाकी सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 2:3 होएगा, यानी कि ए ओ बटे में बी ओ भी 2:3 होएगा और सी ओ बटे में ओ डी भी 2:3 होएगा। ये भी 2:3 रेशियो में बटे होंगी, ये भी 2:3 रेशियो में बटे होंगे। उसने सी ओ इज टू ओ डी पूछा है। ठीक है, अगला करोगे, विल यू डू द अगला वाला, ये बताओ। इन द गिवन फिगर द सर्कल विद सेंटर ओ हैज़ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस भाई 10 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर पी इज एक्स, सेंटर पी वाले सर्कल का रेडियस एक्स है, तो पी से लेकर एस तक एक्स होगा। एस टी आर इज अ कॉमन टेंजेंट, एस टी आर एक कॉमन टेंजेंट है, तो आपको सीधा पता लग जाना चाहिए कि ट्रायंगल ओ टी आर और पी टी एस ये सिमिलर है। और कैसे सिमिलर है? ओ टी बटे में टी आर टी बटे में टी एस इक्वल टू ओ आर बटे में एस। उसने बोल रखा है कि आर टी की वैल्यू 16 है और टी एस की वैल्यू 24 है।
ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक कोरस्पॉन्डिंग साइड से आप बोलोगे जी हाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड है। किस रेशियो में है? 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 2:3 रेशियो में। तो ये भी 2:3 रेशियो में होंगी। ये 2 का कितने गुना है सर? 5 गुना है। तो वो भी 3 का 5 गुना होएगा। ये भी कोरस्पॉन्डिंग साइड है बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल है ना। तो 3 का 5 गुना यानी कि 15। खत्म बात। हमें तो प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये सिमिलर है। आपको मैं जितनी चीज़ें याद करवा रहा हूँ सारी ऐसी हैं कि ज़रूरी हैं। तो जो मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ वो याद करनी पड़ेंगी, पेपर क्लियर करना है तो। आगे बढ़ जाऊं। बताओ। इन दी एडजॉइनिंग फिगर सर्कल 1 and 2 विद सेंटर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो सेंटर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली कोई बहुत मुश्किल बात भी नहीं, आपको पता ही है पहले ही कि भैया अच्छा कॉमन टेंजेंट है तो सिमिलर ट्रायंगल होती हैं। इन्फॉर्मेशन पढ़ के लगा देंगे। सेम अंडरस्टैंडिंग। टच ईच अदर एंड हैव ए कॉमन टेंजेंट दैट टचेस देम एट पॉइंट आर एंड एस। तो कॉमन टेंजेंट इनको आर और एस पर टच कर रहा है। दिस कॉमन टेंजेंट मीट्स द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू एट ओ। ये कॉमन टेंजेंट पी और क्यू को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको ओ पर मिलता है। ठीक। द डायमीटर्स ऑफ 1 and 2, ये सर्कल 1 है ये 2 है, आर इन रेशियो 4:3। अगर इनके डायमीटर का रेशियो 4:3 है तो इनके रेडियस का रेशियो भी 4:3 होगा। क्यों सर? क्योंकि दुनिया के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इनकी 1 डायमेंशनल लंबाइयों का रेशियो सेम ही रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों के रेडियस का रेशियो, इनके डायमीटर का रेशियो, इनके पेरीमीटर का रेशियो सेम ही रहेगा। अगर आप इनके एरिया का रेशियो देखोगे तो स्क्वायर करना पड़ जाएगा। तो सारी 2 डायमेंशनल फिगर जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग है उनका रेशियो सेम रहेगा। कहना क्या चाह रहा हूं एक बार फिर से बताता हूं। जो डायमीटर हो क्या होता है, मान लो इसका रेडियस r1 है तो 2r1 बटे में 2r2, तो उसका रेशियो है 4:3। तो r1 बटे r2 है क्या हो जाएगा 4:3। अगर एक सर्कल का डायमीटर डबल है दूसरे वाले से तो उसका रेडियस भी तो डबल होएगा। तो जो डायमीटर्स का रेशियो वही रेडियस का रेशियो होगा। तो इसका रेडियस अगर 4 यूनिट हुआ तो इसका रेडियस 3 यूनिट होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हमें पता है कि भैया ओ एस क्यू और ओ आर पी ये दोनों सिमिलर है, ये बेस के पैरेलल लाइन है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल गया। और क्या दे सकता है वो? इट इज ऑल्सो नोन दैट लेंथ ऑफ पी ओ इज 28। तो पी ओ की लंबाई 28 है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू टू दैट ऑफ क्यू ओ। तो पी क्यू टू दैट ऑफ क्यू ओ इनकी लंबाई का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ रेशियो, लंबाई या नहीं निकालनी। तो इस 28 की जरूरत भी नहीं है हमें। बताओ कैसे करोगे। देखो छोटी ट्रायंगल की साइड 3 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 4 है। अगर छोटी ट्रायंगल की साइड 3 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 4 है। ये पूरा 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। पी क्यू इज टू क्यू ओ 1:3। अगला क्वेश्चन करोगे। आगे बढ़ रहा हूं। ये बताओ। इन दी एडजॉइनिंग फिगर सर्कल 1 and 2 विद सेंटर पी एंड क्यू। सारी सेम कहानी है, सेम क्वेश्चन, उसी का अगला पार्ट है। इट इज ऑल्सो नोन दैट लेंथ ऑफ पी ओ इज 28। अच्छा ठीक है, यहां तक सब कुछ सेम है। द लेंथ ऑफ एस ओ, तो एस ओ की लंबाई बताओ। अब की बार उसने एक्चुअल लंबाई पूछी है, पिछली बार उसने सिर्फ रेशियो पूछा था। तो उसी अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। मान लो ये 4 है, ये 3 है। छोटी ट्रायंगल की लंबाई 3 तो बड़ी की 4, छोटी की 3 तो बड़ी की 4, तो ये 1। यहाँ तक हम आ गए थे। बट अब की बार उसने ये पूछा है, कैसे करेंगे बताओ, सोचो। अब की बार उसने रियल लंबाई पूछी है, रेशियो नहीं पूछा, और एक रियल लंबाई बता दी है। तो मैं ये करूंगा, हिंट दे देता हूं। ये 4x है तो फिर ये भी 4x होएगा, क्योंकि ये भी रेडियस है इसी सर्कल का, ये भी। तो ये मैंने 3x मान लिया। सर x क्यों मान लिया?
क्योंकि यार ये रियल लंबाई एक 28 आ गई, तो ये ना हो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप मिक्स कर दो। तो ये 3x मान लिया, ये 3x मान लिया, ये रेशो वाला 3 है, ये रियल वाला 28 है, तो मिक्स नहीं कर सकते ना इनको, तो ये 3x हो गया। जी हाँ सर। तो देखते हैं इस एस ओ की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं? वही चीज़ यूज़ करोगे, सिमिलरिटी। बताओ, देखो, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, यानी कि एस क्यू बटे में आर पी इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड यानी कि ओ क्यू। या फिर एक और काम कर सकते थे हम यहाँ पर, एक्स बिना माने भी कर सकते थे। मैं रियल वैल्यू से डील ही नहीं करूँगा, रियल वैल्यू से एंड में डील करूँगा मैं। ठीक है, एक्स का झंझट भी छोड़ दो, ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, बस ये वाला 4 और ये वाला 28 सेम चीज़ नहीं है ना, पहले इसको डील नहीं करेंगे। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो अगर मैं इसको z मान लूँ तो मैंने यहाँ से यहाँ तक x मान लिया। ठीक है, क्लियर है? सर आपने यहाँ से यहाँ तक ये x क्यों माना? मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं यहीं पर क्यों मान रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर क्यों नहीं मानना? देखो, मुझे चाहिए छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, फिर ऊपर छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड। तो भैया या तो छोटे वाले की पता हो या बड़े वाले की पता होता कि मैं वहां पर लगाऊं, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर कुछ हिस्सा मुझे पता है, ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पर मैं इसको x मान लूँ तो मुझे सब पता हो जाएगा, तो मुझे सब पता हो जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ कि ओ क्यू अपॉन ओ पी, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, ये कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड है x+3, अच्छा एस क्यू लिख लेते हैं पहले, 3/4 इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड x+3 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, देखो 3 और 3 6 और 4 10, x+10। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या एक और तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे बताओ? कई बार क्या होता है, इन दोनों फिगर्स का सम या डिफरेंस कांस्टेंट होता है। देखो, इनका सम करोगे तो आएगा 2x+13, वो कांस्टेंट नहीं है, x है उसमें। क्या इनका डिफरेंस क्या है? सर इनका डिफरेंस तो 7 है, एक चीज़ x से 3 बड़ी है, एक x से 10 बड़ी है, इनका डिफरेंस 7 है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? सर यहाँ पर डिफरेंस 1 है। तो इस डिफरेंस को या तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम कर दो, या इनका डिफरेंस सेम कर दो। तो डिफरेंस कैसे सेम करूँ? 7 गुना कर दो और एक चीज़ को, 7 × 21, 7 चौके 28, तो डिफरेंस भी 7 हो गया, 7 एकम 7। अब मैं डायरेक्टली इनको कंपेयर कर सकता हूँ। x+10 = 28, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 18। ऊपर से भी वही आनी है, देखो 18 और 3 21, तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। ठीक है, कई जगह ऐसी सिचुएशन आएगी, हम बार बार ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 18 होगी भैया, तो ये जो x की वैल्यू 18 हुई है, मैंने अभी तक रियल वैल्यू का यूज़ नहीं किया है, मैं सिर्फ रेशियो वाली वैल्यूज पर चल रहा हूं। तो ये रेशियो के अंदर 18 है। अब मैं देखूंगा कि रेशियो के अंदर ये पूरा कितना है। 4 और 3 7 और 3 10 और 8 18, तो जो चीज रेशियो में 18 है वो रियल में भी 18 ही है। सॉरी, 4 और 3 7 और 3 10 और 18 28, जो चीज रेशियो में 28 है वो रियल में भी 28 है, यानी कि रेशियो वाली वैल्यूज और रियल वाली वैल्यूज सेम है। सर अगर सेम नहीं होती तो, अगर रियल वाली वैल्यू 56 होती तो रेशियो वाली हर एक वैल्यू को मैं डबल कर देता कि रियल वैल्यू रेशियो की क्या बोलते हैं, डबल है। यहाँ पर तो एक ही गुणा है, मतलब कि सेम ही है, तो ठीक है भैया। लेंथ ऑफ एस ओ, तो सर एस ओ की लंबाई कैसे निकालोगे? एक्स की वैल्यू मिल गई 18, अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लगाओ। कैसे लगाओगे? अब 3 और 21 पर मत लगाना, ये 3 है, ये 21 है, 18 और 3 21, भैया 3 एकम 3, 3 7 21, 7 7 49 -1 48 √48, यानी कि 4√3, और आपने 3 से काटा था तो उस 3 से मैंने गुणा भी कर दिया, तो 3 चौके 12√3। ठीक है,
क्लियर है भाई? एक बार इसको दिमाग में बैठा लो। मैंने यहाँ पर किया क्या है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो ये तो मैंने क्या बोला था, आप एग्जाम में लिखोगे भी नहीं, डायरेक्टली ये लिखोगे, इसके बाद एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और ये निकाल लोगे। दो स्टेप का क्वेश्चन है ये, बट पहली बार अनकंफर्टेबल कर सकता है, बट आई कैन गारंटी यू ये बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए, आगे आगे ईजी हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, देखो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें पता था, ये ट्रायंगल सिमिलर है हमें पता है, तो बस हमने वही किया, 3/4 इजिकल टू इसको x मान लिया, x प्लस 3 बटे में ये बड़ी ट्रायंगल की साइड, x की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू आ गई तो पाइथागोरस लगा के इसकी वैल्यू निकाल ली और फिर रियल वैल्यू से कंपेयर कर डाला। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बताओ। In the given figure, B and C are the centers of two circles. AD is the common tangent, AD common tangent है। If the ratio of radius of both the circles, इनके रेडियस का रेशियो तो आपको पता ही है, ये रेडियस 3 है तो ये वाला रेडियस 5 है। आपको पता होना चाहिए कि ये वाली और ये वाली सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा जी, तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया। अब कोई एक साइड दे देगा एक ट्रायंगल की और दूसरे की मिसिंग मिलेगी, और क्या ही करेगा एग्जामिनर? AC इज 40, तो इससे डरना मत कि AC की लंबाई 40 दे दी, हम फिलहाल इसको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। पूछा क्या उसने? DE उसने पूछ लिया है कि इस DE की लंबाई क्या है। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर कैसे स्टार्ट करो, पिछले क्वेश्चन पर जाता हूँ। इनके जो रेडियस हैं उनकी वैल्यूज मैंने लिखनी स्टार्ट करी थी और कुछ नहीं किया था। लिखो, मैं चाहता हूँ आप खुद करें क्वेश्चन, मेरे से हिंट लेके कर लो चाहे। तो ये 5 है, ये भी 5 होगा, रेडियस है भैया। ये 3 है तो ये भी 3 यूनिट होगा, फिर ये भी 3 यूनिट होगा, इसको मैंने मान लिया Z। अब देखो छोटी ट्रायंगल की साइड पता है, बड़ी ट्रायंगल की साइड पता है, छोटी वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड पता है नहीं, बड़ी वाली ट्रायंगल की ये साइड पता है नहीं, तो वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड नहीं पता, बट मतलब एटलीस्ट इस फॉर्म में डाटा गिवन है, इन्हें वे पता है। और बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड, हाँ वहाँ का भी डाटा गिवन है, तो बस वहीं पर कंपेयर करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर रेशियो की वैल्यूज को रियल वैल्यू से कर देंगे बाद में कंपेयर। देखो छोटी ट्रायंगल की साइड 3 बटे बड़ी ट्रायंगल की साइड 5, तो 3/5 इज इक्वल टू x प्लस 3। छोटी ट्रायंगल की साइड ये है, ये मत मान लेना x, ये है AB, बटे में 5 और 3 8 और 3 11, x प्लस 11। इनके बीच में फर्क कितना है? फर्क है भाई 8 का। इनके बीच में फर्क कितना है सर? 2 का। 4 गुना करो, 4 3 12, 4 5 20, 4 दूनी 8, ताकि फर्क 8 का हो जाए। देखो तो x प्लस 3 की वैल्यू 12 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई सर? 9। 9 और 3 12, 9 और 11 20, कहीं से भी कंपेयर करके निकाल लो। ठीक है भाई, निकाल ली, x की वैल्यू 9 हो गई। ओके, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो बट रेशियो के टर्म में। उसने बोला AD निकालो, तो आप निकाल दोगे कि भैया ये नहीं है कि जूता निकाल के AD निकाल दो, ये वाली AD निकाल दो। ठीक है, ये आप निकाल दोगे कि ये वाली साइड 12 है, ये 3 है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। उसने बोला सर DE निकाल दो, देखो अगर आप AD निकाल दोगे तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड आ गई, तो बड़ी वाले ट्रायंगल की साइड निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनका जो कॉमन टेंजेंट है D और E ही मान लेते हैं। ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अगर इन सर्कल्स के रेडियस हैं R1 और R2, तो DE की लंबाई होती है 2√R1R2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद करना है, करना पड़ेगा, जरूरी है। तो मैं इसी को यहाँ पर यूज कर दूंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि भैया इन वैल्यूज का यूज करके आप AD की लंबाई निकाल लोगे। हाँ जी सर। फिर देखो अगर छोटे वाली ट्रायंगल की साइड है 9 और 3 12, तो इस बचे हुए टुकड़े की साइड कितनी है सर? 5 और 3 8, तो यानी कि रेशियो क्या है? 4 3 12, 4 3:2, तो इसकी लंबाई निकाल के 3:2 रेशियो में इसकी आ जाएगी। बिना इस फॉर्मूले के निकाल सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से, बट फिलहाल मैंने ये बता ही दिया आपको।
इसी से करेंगे। तो ये हो जाएगा भैया, बिकॉज ये 3 है रेडियस, ये 5 है, तो ये होएगा 2r1r2, r1 इंटू r2 दैट इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 2√15। अब ये चीज रेशियोज के हिसाब से है। अब मैं चलता हूं रियल वैल्यू के पास कि एसी की लंबाई 40 है। रेशियो में कितनी है भाई एसी की लंबाई? 9 और 3 12 और 3 15 और 5 20। तो रेशियो में जो 20 है, जो चीज रेशियो में 20 है वो चीज रियल में 40 है, 2 गुना है। ठीक है, तो जो चीज 2√15 है वो भी 2 गुना हो जाएगी, 4√15 हो जाएगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं बता था, बट सिमिलरिटी से तो निकाल सकते थे, छोटी बटे में बड़ी करके। हाँ, तो निकालना चाहिए था इक्वेशन आपको। ये बहाना नहीं चलेगा इसमें कि हमें तो ये फॉर्मूला पता नहीं था पहले। बताओ। इन द गिवन फिगर PT PT इज ए कॉमन टेंजेंट टू 3 सर्कल्स। PT एक कॉमन टेंजेंट है। ठीक है भैया, ये देख लो PT जो है ये ABC पर टच कर रहा है। द रेडियस ऑफ द स्मॉल मीडियम एंड लार्ज सर्कल इज 4। छोटे सर्कल का 4 है, मीडियम का 6 है, बड़े का 9 है रेडियस। O1 O2 O3 इनके सेंटर हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PC? तो PC की लंबाई क्या होगी? तो बता देंगे हम PC की लंबाई क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से चलेंगे। और देखो ये है जी 4, पेज सही कर लेते हैं। ये है भाई 4, ये है 6, ये है 9। ठीक है, और क्या पूछ रहा हूँ? PC की लंबाई पूछ रहा है, कोई ना कोई लंबाई वो देगा, उसने दे ही दी है। एक्चुअल लंबाई 4 6 9 है। ठीक है भैया, हम एक्चुअल लंबाई से ही डील कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, PC की तरफ रखेंगे भाई फोकस। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, रेडियस है। ये भी 4 है भैया, रेडियस है। ये 6 है तो ये भी 6 है। ठीक है भैया, ये भी 6 है। ठीक है भाई, ये 9 है तो ये भी 9 है। ठीक है भैया, रेडियस है, ये भी 9 है, बट इसकी ज़रूरत नहीं हमें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ी ट्रायंगल के बेस के पैरेलल 2 लाइनें खींची गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल PAO, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। PAO1 इज सिमिलर टू PBO2। आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए, PCO3। दिखनी चाहिए एज इन ये नहीं बोल रहा, आपकी आई साइट अच्छी होनी चाहिए, हाँ दिमाग में दिखनी चाहिए। इतनी अंडरस्टैंडिंग अब तक बन गई होगी, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, क्लियर है भैया? तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हम इनको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को यूज़ कर लो, इन दोनों को, इन दोनों को, वी विल सी। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं ऐसे में कि भैया इस पॉइंट को मैं मान लूँ, अगर मैं इसकी लंबाई निकाल पाऊंगा तो देन फिर मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, बिकॉज ये लंबाई मेरे पास आ गई। फिर पाइथागोरस लगा के कुछ भी पूछ लो फिर हमसे। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया है जी x। तो छोटी ट्रायंगल की साइड यही करते हैं हम अब तक, छोटी की सर बटे में, अब बड़ी की कौन सी करूंगा? इसकी कर लो या इसकी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। 4/6 करोगे तो छोटी बटे में बड़ी इसकी करोगे, या 4/9 करोगे तो छोटी 4 की फिर बटे में बड़ी इसकी करोगे, या फिर 6/9 कर लो फिर छोटी बटे में बड़ी। बट कैलकुलेशन तो हम नहीं करना चाह रहे, 4 और 6 को डील कर लेते हैं ना भैया। 4/6 छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू x+4 बटे में ये बड़ी ट्रायंगल की साइड, यानी कि 6 और 4 10 और 4 14, x+14। कितना फर्क है दोनों में सर? 10 का। ये रियल वैल्यूज हैं और इधर रेशियो है, ये इधर कितना फर्क है सर? सर 2 का। तो 5 गुना कर दो, 5 चौके 20, 5 से गुना कर रहा हूँ, 5 छक्के 30, तो देखो 5 दूनी 10। हालांकि इसको गुणा करने की जरूरत नहीं होती, बट मैं ये दिखाने के लिए करता हूँ, देखो मैंने फर्क सेम कर दिया। तो x+4 की वैल्यू 20 है यानी कि x 16 है, x+14 की वैल्यू 30 है यानी कि x 16 है, तो x की वैल्यू आ गई भैया 16। ठीक है,
अब कोई मेरे से पी ए पूछ ले, लगाऊंगा पाइथागोरस से बता दूंगा। कोई पी बी पूछ ले, इस बड़ी ट्रायंगल में लगाऊंगा पाइथागोरस से बता दूंगा। कोई पी सी पूछ ले, इस बड़ी ट्रायंगल में लगाऊंगा पाइथागोरस से बता दूंगा। कैसे ही बता देंगे सर। कोई ए भी पूछ ले तो क्या ही दिक्कत है। देखो मान लो मैंने पी ए निकाल दी, ठीक है सर, तो छोटी ट्रायंगल की साइड ये वाली और ये नीचे वाला पोर्शन, इन दोनों का यहाँ पर जो रेशियो होगा वही यहाँ पर रेशियो होगा। ये मैं निकाल चुका हूँ, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये भी मैं निकाल लिया, ये भी मुझे पता है, तो ये निकाल देंगे। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। सर कोई ये पूछ ले क्या ही दिक्कत है, हमें ए भी निकाल लेंगे हम, है ना। तो फिर देखो दिस डिवाइडेड बाई ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई ये वाला पोर्शन, मतलब कि पी भी निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो जो भी पूछ लेगा हम बता देंगे। अब हमें बताना है पी सी। तो यहाँ पर नीचे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं होएगी, टेंशन मत लो। हम जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे ना, यानी कि मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा, उसमें पूरी दुनिया कैलकुलेशन करेगी, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे जिसमें कैलकुलेशन करनी जरूरी है। उसमें खुद वो बंदा भी कैलकुलेशन करेगा जिसने वो क्वेश्चन बनाया है। हाँ, बट मैं आपसे ये परफेक्शन एग्जाम में डिमांड नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पर जैसा परफेक्टली सिखा कर भेजूँ ऐसा ही कर देना। मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ पर हम जैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, आप उसका 80% भी परफॉर्म कर पाए तो आपको बढ़िया रैंक मिल जाए AIR 100 के अंदर। ये है, बट वो कैसे होएगा सर, 80% ही परफॉर्म करना है, फिर तो मैं लाइटली ले लेता हूँ चीज़ों को। नहीं, आपका दिमाग प्रेशर लेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जब यहाँ पर हम मतलब कि 100% की बजाय 130% जितना हमें परफॉर्म करना चाहिए उससे ज़्यादा परफॉर्म करना जब यहाँ पर सीखेंगे तो सिलेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर जोर लगाना बनता है ताकि परफॉर्मेंस डाउन हो, फिर भी आप सिलेक्टेड हो बढ़िया पोस्ट पर, बढ़िया लोकेशन पर। ठीक है, चलो बस धीरे धीरे चलते रहो। तो देखो भाई, इसकी लंबाई 9 है। हाँ जी सर, इस पूरे की लंबाई कितनी है? 16 और 4 20 और 10 30 और 15 45। काट दो, 9 एकम 9, 9 5 45। ध्यान रखो 9 से काटा था। पाइथागोरस लगाओ, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 सर अंडर रूट 24, तो 4 6 24 होता है सर 2 रूट 6, 4 6 24। अब गुणा में 9 कर दो, 9 दूनी 18 रूट 6। ठीक है, क्लियर है भाई। यहाँ पर आपने एक बात नोट करी कि ये जीपी में है, अगर आप ध्यान से देखोगे इनका रेशियो है 2:3। इन 2 दूनी 4 2 3 6, 3 दूनी 6 3 3 9, 2:3। या फिर बीच वाले का जो स्क्वायर है 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 9 चौके 36। जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो जब भी सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे नहीं बताता मैं, दूसरे तरीके से बताता हूँ। अगर देखो, अगर आप यहाँ से भी एक टेंजेंट खींचोगे ना, क्या हो गया, बोर्ड बुरा मान गया। अगर आप यहाँ से, अगर आप ऐसे एक टेंजेंट खींच दोगे तो इन सब को टच करते हुए ये जाएगा यहाँ पर पी पर। तो ये जो सर्कल हैं ये इनके कॉमन टेंजेंट सेम है। ओके सर, मतलब कॉमन टेंजेंट सेम क्या है, कॉमन टेंजेंट तो सेम ही होंगे, कॉमन होंगे। मैंने इनके कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को एक अलग तरीके से सोचो आप। ऐसा है, ये एक एंगल है, एक एंगल है, उसके अंदर मैंने सर्कल फंसा दिए। देखो सर्कल तो ऐसे ही फंसाए जा सकते हैं जो एक दूसरे को टच ना करें, लेकिन मैंने सर्कल फंसाए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसे ठूस दिए मैंने। इनके जो रेडियस होते हैं ना वो हमेशा जीपी में होते हैं। हम प्रूव कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है भाई, क्यों टाइम वेस्ट करें उस पर, ये याद ही करना है सीधा। इनके जो रेडियस हैं वो जीपी में होते हैं, ऐसे ही सिमिलरिटी से। और उसके बाद एक एल्जेब्रा की अंडरस्टैंडिंग लगती है, a³ माइनस b³ वाली, वो प्रूव हो जाता है। बट नो नीड, आप और ब्रेनस्टॉर्मिंग कभी आप खुद ट्राई कर सकते हो 3 सर्कल लेके। इनके जो रेडियस होते हैं वो जीपी में होते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। ठीक, ये देखो एक एंगल है, हाँ जी सर, 3 ऐसे सर्कल फंसा दिए जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हाँ जी सर। तो चाहे 3 फंसा लो या 10 फंसा लो या 20 फंसा लो, इनके जो रेडियस हैं उनसे एक जीपी बनेगी हमेशा। अगर इन तीनों से जीपी बनी है
तो यानी कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाओ। कुछ ऐसे बच्चे हैं भैया जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है, मैं उनको बता देता हूँ। इफ देयर इज एन एंगल and in that we fix many circles such that they touch each other, then their radii are in GP, geometric progression. Whether there be 3 circles or 4 circles or 10 circles, the radii will be in GP if all the circles touch each other. ठीक है भैया, अगर किसी एंगल में सर्कल्स एक दूसरे को टच करके बनाए जाएं या फंसाए जाएं, बनाए जाएं, तो उनके रेडियाई, रेडियाई प्लूरल होता है पता है ना हिंदी में, त्रिज्याएं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका क्या मतलब है कि भैया R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R3, यानी कि R2 इज इक्वल टू जो उसने पूछा है अंडर रूट R1 R3। तो सीधा एक रिजल्ट है जो याद होना चाहिए। प्रूव करने को कर सकते हैं बट उससे कुछ हासिल नहीं होगा हमें। आगे बढ़े, ये बता। अब एक बार वो क्वेश्चन पूछ लिया तो उससे रिलेवेंट कंसेप्ट को अच्छे से कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक एंगल लिया और उसके अंदर 1 2 3 4 5 सर्कल फंसा दिए। ठीक है, अब हमें पता है एंगल में सर्कल फंसे हैं तो जो इनके रेडियस हैं वो जीपी में होंगे। आप बोलोगे जी हाँ, इससे पहले मैं आपको एपीजीपी पढ़ा चुका हूँ तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। इफ द रेडियाई ऑफ द सेकंड स्मॉलेस्ट सर्कल एंड द लार्जेस्ट सर्कल इज दिस, तो इस वाले सर्कल का है भैया 6√3 और इसका है 16। तो जब चीज़ें जीपी में होती हैं तो क्या होता है, किसी न किसी कांस्टेंट चीज़ से मल्टीप्लाई होती रहती हैं चीज़ें, है ना। जैसे 3 का डबल 6, 2 से गुणा हो गया 12, 2 से गुणा हो गया 24, ये है जीपी। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कांस्टेंट चीज़ होगी। तो मैंने मान लिया कि भैया ए से गुणा हो रही है, इसके रेडियस को ए से गुणा किया तो इसका रेडियस आया, फिर इसके रेडियस को ए से गुणा किया तो इसका रेडियस आ गया, फिर इसके रेडियस को ए से गुणा किया तो इसका रेडियस आ गया। एक बार ए से गुणा, फिर ए से गुणा, फिर ए से गुणा, तो 3 बार ए से गुणा हो गया। तो यानी कि 6√3 इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू 16। ये ए क्या है, ये कॉमन रेशियो, जनरली इसको आर मानते हैं। मैंने ए इसलिए माना कि आप रेडियस से कंफ्यूज ना हो जाओ, आर फॉर रेडियस भी होता है ना। मैं बहुत ख्याल रखता हूँ आप लोगों का छोटी छोटी चीज़ों का। तो करें इसको सोल्व। ए क्यूब इज इक्वल टू 16/6√3, 2 3 6 2 8 16। तो देयर फॉर ए इज इक्वल टू, क्यूब रूट कर दो दोनों तरफ, 8 की क्यूब रूट है भैया 2√2 और √3 की क्यूब रूट है √3। तो ये है ए, यानी कि इसको मैं ए से गुणा करूंगा तो इसका रेडियस, इसको ए से गुणा करूंगा इसके रेडियस का तो इसका रेडियस, इसके रेडियस को ए से गुणा करूंगा तो इसका रेडियस। आगे बढ़ने के लिए ए से गुणा कर रहे हैं, इसका रेडियस पता है, अगर मैं ए से भाग करूंगा तो इसका रेडियस, इसके रेडियस को ए से भाग करूंगा तो इसका रेडियस, इसके रेडियस को ए से भाग करूंगा तो इसका रेडियस। क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड लार्जेस्ट सर्कल, यानी कि इसके रेडियस को ए से भाग कर दूं, यानी कि 16 को भाग कर दूं 2√2 डिवाइडेड बाई √3 से, √3 ऊपर चला जाएगा। दिस इज योर आंसर। √2 से अगर मैं भाग कर दूं तो 4√2 आएगा, तो 4√6। अब ये है नहीं कहीं पर, क्या गड़बड़ हो गई यार, कहाँ गलती हो गई हमसे। 6√3 फाइंड द रेडियस ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट सर्कल, इसी का निकालना था। सेकंड स्मॉलेस्ट सर्कल का 6√3 और उसका 16 हो गया। तो 6√3 को 3 बार ए से गुणा करके ये आ गया, तो 2 3 6, 3√3 का क्या होएगा, √3 होएगा। और अच्छा क्यूब रूट निकालना था, 2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया। ओके ओके।
तो 2/√3 बनेगा, तो 2 8 16, 8√3 इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखो बताओ, ये क्वेश्चन अब तक जो मैंने आपको करवाया उसे थोड़ा हटके है, इसलिए लास्ट में लिया है, डरना नहीं है। 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स। ठीक है भाई, 2 सर्कल एक दूसरे को एक्स पर टच कर रहे हैं। ये लो, ये है एक्स। 2 कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल मीट एट पी। अब सर्कल के 2 कॉमन टेंजेंट पी पर मीट कर रहे हैं, तो पता है इन सर्कल में कितने कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? एक तो ये, एक ये, और एक ये भी। तो टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे। तो क्या ये लाइन दोनों को टच कर रही है? जी हाँ सर, उसी पॉइंट से पास हो रही है, एक्स से, है ना? तो यानी कि ये भी कॉमन टेंजेंट हो गया। जी हाँ, तो वो बोल रहा है 2 कॉमन टेंजेंट है। ठीक है जी, तो इनमें से कौन से 2 हैं? फिर वो बोल रहा है नन ऑफ द टेंजेंट्स पास थ्रू एक्स। कोई भी टेंजेंट एक्स से पास नहीं होता, यानी कि ये वाला कैंसिल हो गया, आप हटाया भैया, यानी कि इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल मीट एट पी, ये वाला पॉइंट भैया पी पर है, और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओके जी, एक्स पर। दीज टेंजेंट्स टच द लार्जर सर्कल एट पॉइंट बी एंड सी। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 15, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 15। ये लो, ये 90 डिग्री होएगा। नीचे भी बना सकते हो, किसी भी एक जगह बना लो। एंड सी पी इज 20। अगर ये सी पी 20 है, मैंने अब तक डायग्राम ऊपर बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए ऊपर ही बना रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये पी बी भी 20 होएगा। क्यों सर? क्योंकि भैया एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट किसी भी सर्कल पर, यानी कि बड़े वाले पर खींच रखा, पी बी और पी सी बराबर होते हैं। ये सिचुएशन सिमेट्रिकल होएगी, आपको इतना तो लग रहा होगा। ठीक है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल? तो इसकी लंबाई क्या है छोटे वाले सर्कल के रेडियस की? इसको हम क्या मान लें? ए मान लेता हूँ ना, ए इन्होंने ले ही नहीं रखा कहीं। ये लो, तो हमें लंबाई निकालनी है भैया, और ये एक्स से पास होएगा, ये जो लाइन है। अगर 2 सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन मिलाते हो तो हमेशा जिस पॉइंट पर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं उससे पास होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो लेट दिस बी एम एंड एन। तो हमें निकालना है भैया ए एम, छोटे वाले सर्कल का रेडियस। अब आप करो, क्या पता है क्या नहीं पता, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ये तो आपको पता ही है। क्या क्या वैल्यू दे रखी है, दिमाग लड़ाओ। लड़ाओ दिमाग। एक ट्रायंगल की साइड दे दी पर दूसरे वाले की तो दी नहीं है। ये दोनों सिमिलर हैं तो पता चल गया पी ए एम पी बी एन। हाँ जी सर, छोटा बटे बड़ा करेंगे तो छोटा पता नहीं है, यहाँ पर भी छोटा नहीं पता, सिर्फ बड़ा पता है। कैसे करोगे बताओ? हिंट दे देता हूँ। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, मान लो ये वाली ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसकी साइड्स का रेशियो अगर है 6 7 एंड 8, अगर इसकी साइड है तो इसकी साइड्स भी 6 इंटू समथिंग, 7 इंटू समथिंग, 8 इंटू समथिंग होंगी, यानी कि इनकी साइड्स का रेशियो सेम ही होएगा। इनकी साइड्स की लंबाइयों का जो रेशियो वो भी वही रेशियो इसकी साइड्स की लंबाइयों का होएगा। हिंट दे रहा हूँ। उस वाले तरीके से क्यों करेंगे? लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया, सिर्फ एक ट्रायंगल की जानकारी दे दी। देखो, अगर आप बड़ी वाली ट्रायंगल को देखोगे पी बी एन को, ये क्या है 15, ये क्या है 20। देखो 5 दिए 15, 5 चौके 20, 3 और 4 है तो ये 5 5 25 हो जाएगा। मैं जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा, 3 4 5। ये है 3 का 5 गुना, ये है 4 का 5 गुना, 3 4 5, ये होएगा 5 का 5 गुना। ठीक है सर, ये तो 25 हो गया। तो अगर इस बड़ी वाली ट्रायंगल, बिकॉज ये दोनों सिमिलर हैं, अगर इसकी साइड्स का रेशियो 3 4 5 तो इसकी साइड का रेशियो भी 3 4 5 होएगा। तो यानी कि अगर ये ए एम 3x है तो ये ए पी 4x होएगा, और ये पूरा ये वाला ये 5x होएगा।
कैसे लिखें इसको 5x, ये पूरा 5x होएगा, ये लो 3 4 5 में इसकी साइड्स होंगी। तो अब कुछ कर सकते हो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ये गड़बड़ होती है कि आप x की वैल्यू निकाल कर ढूंढते हो, एक आधी बार मेरे साथ भी हो जाता है कि x की वैल्यू निकाल कर हम ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं। जब भी कोई चीज़ आपने ऐसे मान ली हो 3x 2x 2a+1 ऐसे मान ली गई हो क्वेश्चन के कारण, तो जब भी उत्तर को आप हमेशा टिक करते हो ना, x निकालते ही हमारी आदत है कि टिक कर दें। अननोन वेरिएबल, ह्यूमन नेचर ऐसा है, मिल गया जल्दी से टिक करके भाग जाऊं ऐसे। तो जब भी a b c d x y z निकालते हो तो एक बार ये देख लिया करो पूछा क्या था, x ही पूछा था या कुछ और पूछा था। करो अब, ठीक है भाई। देखो अब बता रहा हूँ, ये 5x है, 3x है, 4x है, हाँ जी सर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा सर, ये 3x है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा सर, ये 15 है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये बता तो रखा मैंने, 25 है। ये पूरा 25 है। अब कुछ आया ध्यान में, अगर ये 25 है उसमें से 15 यहाँ खर्च हो गया तो ये 10 होएगा, यानी कि 5x + 3x 8x = 10। ऐसे ही कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट x = 10/8। मुझे क्या निकालना है, 3x। बस दिस इज द आंसर। ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाऊं, एक बार इसको दिमाग में बैठने दो, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ऑलमोस्ट सारे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, अगर फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं तो वो, ये नहीं है कि अकेले आप फंस गए। आगे बढ़ जाऊं अब मैं, अभी ये क्वेश्चन भी आपको अनकंफर्टेबल करेगा, तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ सीख लो, सीखने का टाइम है अभी। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रैंगल, ठीक है भैया, ए बी सी राइट एंगल ट्रैंगल है, एंगल सी = 90, यानी कि ये वाला एंगल 90 है। कई बार अगर आपको किसी भी एंगल के अंदर अगर ऐसे बना हुआ मिल जाए एग्जाम में, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है एंगल को 90 बताने का। अगर ऐसे एक स्क्वायर बना हुआ मिल जाए तो, और एग्जामिनर बताए ना कि ये 90 है, तो मान लेना 90, ये रिप्रेजेंटेशन है। मैथमेटिकली 90 डिग्री वाले एंगल को, या फिर दो लाइनें परपेंडिकुलर उसको ऐसे डिब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगल ए बी सी 60, एंगल ए बी सी 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, 30 या 90 60 30, हाँ जी। तो यहीं पर एक हिंट दे दूँ, आप करो, मुझे नहीं पता, आप करो पहले। उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्राई कर लिया होगा, मैं हिंट दे देता हूँ। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की तरफ देखो, 30 60 90। तो ये तो एक स्पेशल तरह की ट्रायंगल है ना, उससे कुछ मदद मिल सकती है। तीस के सामने वाली साइड की लंबाई 1, 60 के तो 60 के सामने वाली √3, तो इसके सामने वाली 2। साइन रूल में बताया था मैंने, स्पेशल ट्रायंगल है ये। इसको बार बार यूज़ करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, आपको ये चीज़ रटी जाएगी, हो ही नहीं सकता कि आप ये भूल जाओ, ठीक है। एक हिंट, दूसरी हिंट, अगर अपने पास कोई सर्कल है, और ये हिंट आपको रिक्वायर्ड भी है इसीलिए दे रहा हूँ, अगर इन हिंट के लेने के बाद भी इक्वेशन कर दोगे तो भी करा माना जाएगा। तो अगर ऐसे ये दो टेंजेंट खींचे गए हैं, तो यहाँ से अगर आप सेंटर को मिलाओगे तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी आपको लग ही रहा होगा। आगे प्रूव भी करेंगे ये चीज़ कि यार ये एक सिमेट्रिकल सी सिचुएशन है, अगर इनको मिलाएंगे तो बीच में से जाएगी, जी हाँ बीच में से जा रही है। तो छोटे वाले सर्कल का आपसे पूछा गया है रेडियस, तो ये कंस्ट्रक्शन करोगे आप, ज्योमेट्री में इतनी कंस्ट्रक्शन कर लोगे कि बिल्डर बन जाओगे। ये 30 हो जाएगा, फिर 60 है तो 30 30। आपको ये रेडियस निकालना है जो 90 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा, छोटे वाले का निकालना है, बड़े वाले का, व्हाट इज द रेडियस, ये बड़े वाले का निकालना है, छोटे वाले का उसने दे रखा है। तो लेट दिस बी पी क्यू आर एस, तो पी एस की वैल्यू उसने दे रखी है। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 है, हाँ जी सर। और छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाली के
सिमिलर है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 है। अगर आपने अब भी कर दिया तो बढ़िया है। अब करो भाई, ये यूज होएगा। और लो, पॉज करके कर लो और मेरे साथ मत किया करो चलती वीडियो में। करता हूं मैं। छोटी वाली ट्रायंगल में देखो, बी एस पी में ये पी एस क्या है सर, ये तो 2 है। तो अगर 30 के सामने 2 है तो 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4, ये वाला, ये 4 हो जाएगा ये, ठीक है भैया। 30 के सामने जो भी है 90 के सामने डबल होता है। और ये बी एस क्या हो जाएगा, 30 के सामने जो भी है उसका 2√3। लेकिन उसने मुझसे एस आर या बी आर नहीं पूछा है, वो रेडियस पूछ रहा है, तो मैं यहीं पर फोकस करूंगा। ठीक है सर, ये 4 हो गया। अगर इसका रेडियस मैंने मान लिया जी आर है, तो ये वाला हिस्सा भी आर होएगा, जी हाँ। अब बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो, बी आर क्यू में अगर 30 के सामने आर है तो 90 के सामने 2r होएगा, तो ये 2r होएगा भैया। 30 के सामने साइड की जो भी लंबाई है 90 के सामने डबल होती है। तो इस 2r में से r यहां खर्च हो गया, बाकी का r यहां होगा। ये 2 है तो ये भी 2 होएगा, ये रेडियस है ना ये। तो अगर मैं इसको मान लूँ x, इस 2r लंबाई में से r लंबाई यहाँ खर्च होगी, तो बाकी की r लंबाई यहाँ होगी। 4 और 2 6, यानी कि r की वैल्यू 6 है। ये पूरा 2r है, उसमें से r ये रहा तो बाकी का r ये होगा 6। अगर आपने लास्ट के 2 क्वेश्चन नहीं भी किए तो टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद ही नहीं थी आपसे कि आप ये करोगे, करे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ जाऊं। तो भी अगला कंसेप्ट है, कितना टाइम हो गया, ये कंसेप्ट भी कर लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगला कंसेप्ट है इंटरसेक्टिंग कोड्स का। अब तक मैंने आपको क्या बताया, कॉमन टेंजेंट्स, कि अगर 2 सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट्स हों तो भैया जो ट्रायंगल्स जनरेट हो रही हैं, सिमिलर जनरेट हो रही हैं, चाहे किसी भी तरह के कॉमन टेंजेंट हो, और चाहे सेंटर से ज्वाइन होने वाली लाइन से आप बना लो ट्रायंगल, या सिर्फ कॉमन टेंजेंट से, और चाहे किसी भी तरह के कॉमन टेंजेंट हो। ट्रांसवर्स टेंजेंट हो गए ऐसे वाले, डायरेक्ट टेंजेंट हो गए हैं। ट्रांसवर्स टेंजेंट में भी हमने सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन मिला ली है। हर जगह सिमिलर ट्रायंगल क्रिएट हो रही थी। ऐसे ही इंटरसेक्टिंग कोड का मामला है। अब कोड क्या होती है, कोड होती है भाई ये एक ऐसी लाइन जो सर्कल को ऐसे 2 जगह पर काट रही है और सर्कल के अंदर ही है, ठीक है। तो कोड 2 तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती हैं। 2 कोड, एक तो ये कोड है ए बी और एक ये कोड है सी डी। इंटरसेक्ट कर गई, कहां पर ये कर गई। एक और तरीके से देखो, कोड अगर पैरेलल हुई तो इंटरसेक्ट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे सर। पैरेलल हुई तो कैसे कर पाएंगे, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती। क्लियर है। ये तो पैरेलल नहीं है, हाँ जी सर, बट ये भी पैरेलल नहीं है, बट ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। हाँ, तो ये बाहर इंटरसेक्ट कर रही है एक्सटेंड करने पर। तो 2 तरह की कोड हैं, या तो अंदर ही इंटरसेक्ट कर जाएंगी, या एक्सटेंड करने पर बाहर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। कहीं पर भी इंटरसेक्ट करो, अगर कोड्स ने इंटरसेक्ट किया तो सिमिलर ट्रायंगल तो बनेगी। जैसे अगर 2 सर्कल के कॉमन टेंजेंट हुए तो सिमिलर ट्रायंगल तो बनेंगी भाई। ऐसे ही कोड की बात है, जीवा की बात है। करें फिर, प्रूव कौन करेगा उनको, आप करोगे। ये अब मैंने बता दिया तो कर लोगे ना भाई, चलो ट्राई करना। तो ये लो, एक कोड मैंने बता दी ए बी और एक कोड मैंने बना दी सी डी। ये इंटरसेक्ट कर रही हैं भाई पी पर। तो बताओ कैसे, अभी तक तो ट्रायंगल बनी ही नहीं है, कौन सी ट्रायंगल बनाऊं, क्या करूं। पहले आप प्रूव कर लो, फिर मैं सीधा बता दूंगा। देखो, अगर मैं इनको मिला दूंगा तो ये 2 ट्रायंगल बन गई, पी बी सी और पी ए डी, ये सिमिलर है। अगर मैं इनको मिला दूंगा तो ये वाली और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है, आमने सामने वाली ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल 1 2 3 4, ट्रायंगल 1 is similar to triangle 3 and triangle 2 is similar to triangle 4। ऑपोजिट, अगर कोड्स ने इंटरसेक्ट किया तो ऑपोजिट ट्रायंगल सिमिलर होंगी, आमने सामने वाली। ठीक है, क्यों, वो देखते हैं। आओ प्रूव करते हैं, अगला पेज
फिर अगली चीज़ प्रूव कर लेंगे। यहाँ पर प्रूव करते हैं भाई, या फिर यहीं पर करवा दूँ, यहीं पर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक रूल बता देता हूँ। किसी भी सर्कल के अंदर अगर मेरे पास कोई कोड है तो वो अगर यहाँ पर वो कोड एक तरफ आप उससे कोई भी एंगल बनवाओगे, आगे हम ये चीज़ जो है आगे सीखेंगे सर्कल में, यहाँ पर बता देता हूँ, वो एंगल सेम ही बनेगा। एक कोड सर्कल के एक तरफ सरकमफ्रेंस पर कोई भी एंगल बनाएगी तो वो सारे सेम साइज के होंगे। अब आप एडी को पकड़ो, एडी ने यहाँ पर जो एंगल बनाया वो क्या होएगा, सपोज वो वाला एंगल है जी ए, यहां पर अगर ए बनाया तो यहां पर भी ए बनाया होगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। ऐसे ही बीसी को पकड़ो, बीसी ने अगर यहां पर बी बनाया तो यहां पर भी एंगल बी बनाया होगा। देखो अब आप देखो इन दोनों ट्रायंगल को, ए पी सी और बी पी डी, इसमें भी दो एंगल ए और बी हैं, इसमें भी दो एंगल ए और बी हैं। तो भैया अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो इक्वल हो जाएगा, और ये वैसे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो ट्रायंगल 2 और 4 तो हो गए ना सिमिलर, दो एंगल इक्वल हैं तो। हाँ जी सर। अब देखो ये डमरू वाला केस नहीं है, डमरू वाले केस में ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो दिस बटे दिस करते हैं। ये डमरू वाला कहाँ है, डमरू वाले में तो ये वाला इसके इक्वल होता है और ये पैरेलल होती है, ठीक है। हाँ तो इसमें होएगा बीपी बटे में पी सी इज इक्वल टू डी पी बटे में ए पी इज इक्वल टू बी डी बटे में ए सी। लिख कर नहीं बताऊंगा, इतनी चीजें समझ गए ना। इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड, ऐसे दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा मैं। तो ये वाली बटे में ये वाली इज इक्वल टू ये वाली बटे में ये वाली इज इक्वल टू ये वाली बटे में ये वाली, ठीक है। अब ट्रायंगल 1 और 3 को करते हैं सिमिलर प्रूफ। अब ये वाला एंगल है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ भैया सी, तो ये बी डी ने बनाया है ये, तो ये वाला भी सी हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ। इस वाली कोड ने यहाँ पर अगर एंगल बनाया है डी, यहाँ पर भी एंगल डी हो जाएगा। देखो ऐसे, हाँ जी सर। अब देखो सी डी, तो ट्रायंगल 1 और 3 के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा वैसे भी इक्वल हो जाएगा, और वैसे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी सिमिलर हो गई। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना कि उसके, तो डमरू नहीं है भैया। तो सी पी बटे में पी ए इजक्वल टू बी पी बटे में पी डी इजक्वल टू बी सी बटे में ए डी। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगर कोर्ड्स ने अंदर इंटरसेक्ट किया, जीवाओं ने अंदर एक दूसरे को काटा, तो सिमिलर बन ही गई। अब बाहर काटेंगे तो भी हम देखेंगे बन रही है नहीं बन रही है, बन रही है तो कैसे बन रही है। आगे बढ़ते हैं, आप भी मेरी मदद कर सकते हो। मान लो ये कोड है ए बी, ये कोड है सी डी, तो भैया ये बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, साफ साफ दिख रहा है। ये लो पी पर इंटरसेक्ट किया, तो बताओ अब कैसे ट्रायंगल बनाऊं, कैसे कौन सी वाली बनाऊंगा तो सिमिलर होंगी। आप इनको मिला दो। अब जो दो ट्रायंगल बनी हैं वो क्या होंगी, वो सिमिलर होंगी। कैसे सिमिलर होंगी आपको एक रूल बता देता हूं सर्कल का, उसके बाद प्रूव करना। किसी भी सर्कल में अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ऐसी क्वाड्रिलेटरल, ऐसी चतुर्भुज जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर हैं। अगर उसकी एक साइड को एक्सटेंड करूंगा तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, जैसे ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होता है, इसमें एक्सटीरियर एंगल इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। यानी कि अगर ये पूरा थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बहुत इजी चीज है ये, आगे हम करेंगे, प्रूव भी करेंगे इसको आगे सर्कल में। ऐसे ही अगर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो भैया ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, हो तो गया। और ये वाला एंगल तो कॉमन है बड़ी वाली ट्रायंगल में और छोटी वाली ट्रायंगल में, भैया एक एंगल इक्वल हो गया, एक एंगल कॉमन हो गया, यानी कि दो एंगल इक्वल हो गए तो तीनों एंगल इक्वल हो गए तो हो गई सिमिलर। और ये ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है, ये थीटा है तो ये थीटा है, ट्विस्टेड ट्रायंगल ध्यान है ना। देखो ये अल्फा है तो ये अल्फा है, तो वही चीज है, ट्विस्टेड ट्रायंगल बन गई। वो सारी अंडरस्टैंडिंग लगा देना यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, ट्विस्टेड ट्रायंगल में पी डी बटे में इसके बटे में ये वाली साइड आती है, समझ रहे हो ना, कि पी डी बटे में पी ए इज इक्वल टू पी बी
ये वाली बटे में उधर वाली पी सी, बड़ी वाले ट्रायंगल की वो वाली, इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की बी डी बटे में सी ए या ए सी, कुछ भी कर दो। मैं कोरस्पॉन्डिंग चीज़ें नहीं लिख रहा फिलहाल, जस्ट अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग लिखनी है तो यू विल राइट कि पी बी डी इज सिमिलर टू दो डंडी वाला थीटा और खाली, दो डंडी वाला थीटा और खाली पी सी डी। वैसे भी यहाँ पर ऐसे आए हैं तो ट्विस्टेड है, यहाँ पर ऐसे आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझ में आ गई। कोड चाहे अंदर इंटरसेक्ट कर लो या बाहर इंटरसेक्ट कर लो, सिमिलर ट्रायंगल तो बनेगी। तो आगे से अगर ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो क्या प्रूव करोगे? नहीं करेंगे यार, हमें पता है। बताओ। द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पी। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक यानी कि वो एक सर्कल के अंदर है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, पी पर इंटरसेक्ट कर गए तो आपको क्या मिल गया? ये पीछे चलो एक बार, ऐसी है नहीं, ऐसी है क्या? ऐसी ही तो है भैया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी और उसके डायगोनल मिला दो। हाँ जी सर मिला दिए, तो आमने सामने वाली क्या हो जाएंगी? सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। तो अब हमें ये क्वेश्चन देखते ही पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। हम प्रूव नहीं करेंगे यहाँ पर, हमें पता है ये सिमिलर हैं। अब वो बोल रहा है कि ए बी की लंबाई 8 है, इस ए बी की लंबाई 8 है और सी डी की लंबाई 5 है। तो मुझे पता है ना ये ऊपर वाली ट्रायंगल ये और ये नीचे वाली ट्रायंगल ये तो सिमिलर है भैया। तो इनकी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड की लंबाई बता दी। तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या है भाई? साइड्स का रेशियो 5:8, वन डायमेंशनल लंबाई होगा। उसने एक का एरिया बता दिया ए पी बी का, इसका एरिया 24 है। तो वो पूछ रहा है कि भाई इसका एरिया कितना है। तो 2D चीज़, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। इसका एरिया 25 है तो इसका 64 है, मुझे सीधा दिख रहा है। ये 5 है, ये 8 है, इसका एरिया 25 है, इसका 64 है। ठीक है जी। तो अगर इस 64 की जगह 24 है तो वो पूछ रहा है 25 की जगह क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, 64 की जगह 24 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24/64, 25 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये। दैट्स आवर आंसर। 8 तिये 24, 8 8 64, 25 तिये 75/8, 8 में 72, फिर बच गया 3/8। तो 3/8 का याद है 37.5%, तो 0.375। सर 37.5 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज 3/8 जो है वो 37.5% नहीं होता। वो होता है कि अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़ 3/8 होगी तो परसेंटेज में वो 37.5 होगी। अगर फ्रैक्शन इतनी है तो परसेंटेज इतनी, और फ्रैक्शन परसेंटेज के बराबर नहीं होती। फ्रैक्शन को 100 से गुणा करने पर परसेंटेज आती है। तो 3/8 इंटू 100 ये है। तो 3/8 अगर फ्रैक्शन की वैल्यू ही लिखनी है, इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट नहीं, इसी की वैल्यू लिखनी है, तो 2 इधर ले आओ पॉइंट को। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्कल। ठीक है भैया, ये पॉइंट जो हैं ये सर्कल पर लाई करते हैं, सर्कल पर लेटे हैं ये, इनको और कोई काम है नहीं। ठीक है, चलो ठीक ठाक सर्कल बन ही गया। ए डी इज इक्वल टू 24। अगर ये सर्कल पर है तो आपको सीधा पता है कि भैया अगर आप बी डी को मिला दोगे, आमने सामने वाली ट्रायंगल सिमिलर, आमने सामने वाली ट्रायंगल सिमिलर, है ना। इसके लिए हमें ये नहीं है कि इसी कंसेप्ट पर, जैसे ही आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएगा, बट धीरे धीरे क्वेश्चन बताने लगा कि मैं इस टाइप का हूं, तो हमें ये चीज़ प्रूव नहीं करनी। तीनों आमने सामने वाले ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। ए डी इज 24, ए डी की लंबाई 24 है ये। ठीक है भाई, बी सी इज 12, बी सी 12 है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 1:2। ठीक है, अगर साइड्स का रेशियो 1:2 है तो वो बोल रहा है एरिया का रेशियो बता दो, सी बी ई और ए डी ई। तो अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो उसका स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो 1:4। हम डायरेक्टली उत्तर कर देंगे,
है ना, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बताओ बताओ। ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ठीक है भैया, ट्रायंगल पी क्यू आर एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। कितना टाइम हो गए? चलो 1:10 टाइम हुआ, हम ये कर लेते हैं लेक्चर में। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे सेम टाइप के। ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। टिपिकल का क्या मतलब है? आप ऐसे भी मान सकते हो कि ये ऐसे क्वेश्चन है कि इन ए वे याद ही रखना पड़ता है इनके सॉल्यूशन को। इंट्यूटिव नहीं है कि ऐसे सोच के कम टाइम में आ जाएंगे, ऐसे आए तो सोच के ही हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। बट इन ए वे याद ही रखना पड़ता है, तो बर्डन नहीं लेना इनका कि मुझसे नहीं हुआ ये, मुझे कैसे स्ट्राइक होगा। आप याद ही रखोगे इनको। क्या याद रखोगे मैं बता दूंगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी का बाइसेक्टर कट्स क्यू आर, बिकॉज पी क्यू आर एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड थी, तो मैंने पहले ही बना लिया, ठीक है। इस पी का एंगल बाइसेक्टर क्यू आर को एस पर काट रहा है और सर्कल को टी पर, ठीक है जी। क्यू आर को एस पर काट रहा है और सर्कल को टी पर, ठीक है भाई। और ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। अगर ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा है, ओके जी। अब पी आर इज 5, पी आर इज 5, पी एस इज 6, दिस इज 6, एस टी इज 4, तो दिस इज 4। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू की लंबाई बताओ, ठीक। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि इन क्वेश्चन के अंदर इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, आया हुआ क्वेश्चन है देखो, और एक आधी बार पहले भी शायद एक बार ही आया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली 2 बार ही आया हुआ है। मेरे को रिकॉर्ड 1 बार का ही मिला है, 1 बार मेरे को याद है, हाँ 1 बार ही पहले आया था, तो 2 बार आया है। तो इनमें करना क्या होगा, आप टी क्यू या टी आर, इनमें से एक लाइन को जोड़ोगे, एक लाइन को। मान लो मैंने टी क्यू को जोड़ दिया, सॉरी मैंने टी आर को जोड़ दिया, तो क्या होएगा, एक तो छोटी ट्रायंगल और एक ये बड़ी ट्रायंगल, ये सिमिलर होंगी। इन्हें भी मैं आपको याद ही करवा रहा हूं, ऐसे मान लो इनको सिमिलर करोगे ये हो जाएंगे। या तो ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बाद में देख लो कि भैया अच्छा ऐसे करना है, या इसको मैं बोलूंगा कि दिमाग में ही रखो इस चीज को। अगर मैं इस टी क्यू को मिला दूं, एक तो ये बड़ी ट्रायंगल, या तो इस तरफ ऐसे पूरी बड़ी ले लो और इस तरफ छोटी ले लो, ये वाली, या फिर इस तरफ छोटी ले लो और इस तरफ बड़ी ले लो। सर कौन से क्वेश्चन में कौन सी ले लूं? देखो अगर उसने टी क्यू का कहीं पर जिक्र कर रखा है तो टी क्यू को मिला देना। भैया उसने पी क्यू पूछा है, टी क्यू के बारे में कुछ बताया नहीं बताया, अगर उसने टी आर का जिक्र कर रखा है तो टी आर को ज्वाइन कर लेना। अगर किसी भी एक का जिक्र नहीं कर रखा, किसी भी एक को मिला देना, दोनों से क्वेश्चन सोल्व हो जाए, खत्म। अब इनको क्यों मिलाना है, कैसे करना है, ये चीजें सेंस बनाएंगे, अभी टेंशन मत लो। तो मैं किसी भी एक को मिला देता हूँ भाई। सपोज मैंने टी आर को मिला दिया, सपोज मैंने टी आर को मिला दिया, किसी को भी मिला दोगे ना काम चल जाएगा। तो सर क्या होएगा, मैं इस पी क्यू एस और पी टी आर ये सिमिलर बनेंगी, कैसे सर? देखो पी आर को देखो, पी आर ने यहां पर जो एंगल बनाया है अल्फा, तो इसी पी आर ने सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाया, तो ये भी अल्फा ही बनेगा। पी आर ने यहां पर जो एंगल बनाया यहां पर भी वही बनेगा, ठीक है सर। तो इस छोटी वाली ट्रायंगल में पी क्यू एस में 2 एंगल बने हैं, थीटा अल्फा, एक तीसरे वाला है। अगर 2 बराबर हो गए तो तीसरा बराबर हो जाएगा, इसमें भी थीटा अल्फा और एक तीसरे वाला है, तो दिस विल बी सिमिलर टू थीटा अल्फा, तीसरे वाला क्या था, थीटा अल्फा तीसरे वाला पी टी आर, ऐसे लिख लेना। अब क्या करो सर, अब इसके बाद इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा डन, कभी रुकेगा ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। जो जिस भी तरीके से मैं आपको सिलेबस करवाऊंगा ना, तो टिपिकल क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। टिपिकल क्वेश्चन बहुत कम क्यों मिलेंगे? क्योंकि अगर यूनिवर्सल मेथड बनाए जाएं, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए जाएं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कैटेगरीज में डाल सकते हैं, ये इस कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी में।
अगर हम अननेसेसरी चीज़ें ना रटें तो हम डाल सकते हैं। तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे बोले जा सकते हैं कि इस टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चन का ध्यान रखना, अदरवाइज सारे अंडरस्टैंडिंग में ही आ जाते हैं कि भाई कोड की वो हो गई ऐसे। ठीक, तो ये टिपिकल क्वेश्चन लेकिन मिलेंगे यार, कई एग्जामिनर दे रहा है तो ठीक करें इसको। अब पहले खुद ट्राई कर लो और फिर ऐसे 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा तो याद हो जाएगा अपने आप। तो देखो भाई, पी क्यू बटे में पी टी मैंने निकालना क्या है, पी क्यू एक तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, पी क्यू यहाँ पर मैं मिस नहीं होने दूंगा। पी क्यू बटे में पी टी है क्या, पी टी 6 और 4 10 इक्वल टू क्या, क्यू एस गिवन है, क्यू एस गिवन तो है नहीं। और देखो क्यू एस में यहाँ पर देखो टी आर भी शायद गिवन ना हो, टी आर गिवन नहीं है तो मैं इनको क्यों लूँ यार, क्यों एंटरटेन करूँ। पी एस जो कि है 6 बटे में पी आर, पी आर वो रही 5। तो ये देखो ये 5 का डबल है, हाँ जी सर, तो ये 6 का डबल होएगा, सिंपल 12, कुछ करना ही नहीं है। आप भी चाहते हो ऐसे क्वेश्चन की बेइज्जती कर दो एक बार करके उसको तुरंत ऐसे ही एक स्टेप में, तो आपको ये मौका दिया जाएगा, ये लो। पॉज करके तसल्ली से कर लो, तसल्ली से डायग्राम बना लो, वीडियो पीछे करके हिंट लेनी है तो हिंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसमें, कर लो। इन्हें ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी कट द साइड बी सी ए डी एंड मीट द सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बोला इसके सरकम सर्कल को वहां पर मिलेगा, तो इसका मतलब मैं पहले सर्कल बनाने में फायदा होता है, अगर आप पहले ट्रायंगल बनाओगे तो ऐसे गंदे से आलू जैसे सर्कल बनाते फिरोगे, तो कभी अगर पता चल जाए कि भैया सर्कल के अंदर है कोई चीज़ तो पहले सर्कल को बना लिया करो। ठीक है भाई, ये लो, ए बी सी एंगल बाई सेक्टर ऑफ बी ए सी कट्स बी सी एट डी एंड सर्कल को एट ई। ए सी इज 4, ए डी इज 5, डी ई इज 3, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की लंबाई पूछ रहा है भाई, तो सर किसको मिलाऊं, ई सी को मिलाऊं, बी, किसी को मिला लो यार। क्या उसने बी ई का कोई जिक्र किया है, बी ई की लंबाई दी हो, बी ई को पूछा हो, दी होती है तो मैं लिख ही लेता अब तक, या ई सी पूछा हो ना ए बी पूछा, किसी को मिला लो, जब तक अगर उसने ऐसा काम नहीं किया है तो किसी को भी मिला लो, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो हाँ इसको मिलाऊंगा अब की बार, चलो इनको मिला के करवा देता हूँ, पिछला मैंने ऐसे करवाया था, या फिर चलो उससे अगले वाला कैसे हो रहा है उसने, चलो बाद में देखेंगे। तो अगर इसको मिलाऊंगा तो यहाँ पर बड़ी वाली ट्रायंगल होएगी ये, और उरली तरफ इस तरफ ये छोटे वाली होएगी, बस ये है। इसको मिलाऊंगा तो ये बड़े वाली ट्रायंगल हो जाएगी, ये छोटे वाली, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, तो बिकॉज ये एंगल बाई सेक्टर है तो ये थीटा है, ये चलो ये अल्फा है तो ये अल्फा है। तो अब इस ए सी ने यहाँ पर, बिकॉज आपने इसको मिलाया है ना, तो जहां पर भी मिलाओ ना उस एंगल को बना लिया करो, इसको मिलाया है तो ये थीटा है, तो ए सी ने यहाँ पर थीटा बनाया तो यहाँ पर भी थीटा बनाएगी। तो देखो ट्रायंगल डी बी ए में थीटा और अल्फा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा और अल्फा, कर देते हैं काम, थीटा अल्फा खाली यानी कि बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल थीटा अल्फा खाली ई ए सी। ठीक, तो बी ए बटे ई ए, बी ए नहीं बता रखा, पूछ रखा, क्या पूछ रखा है, ए बी बटे ई ए, ई ए 5 और 3 8 इक्वल टू ए डी बोले तो 5 बटे में ए सी, ए डी बटे में ए सी बोले तो 4, क्या यही पूछ रखा है क्या, ये लो 4 का डबल 5 का डबल, खत्म बात, 10। तो ये क्वेश्चन मुश्किल है बट एक बार आप इस चीज़ को समझ गए, मैं आपको याद करने के लिए इतनी कम चीज़ें दे रहा हूँ कि आपको याद रहेंगी चीज़ें जो मैं चाह रहा हूँ आपको याद रहें, जो ज़रूरी हैं आपको याद रहनी। ठीक है, आगे बढ़ूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट बी सी एट डी एंड इन इंटरसेक्ट सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का सरकम सर्कल बोला है भाई ने तो भैया बना लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट बी सी एट डी
सर्कम सर्कल एट ई, एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब देखो क्या बोल रहा है, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी इजकल टू बी डी इंटू बी सी, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, ए डी ए सी, ए डी ए सी, कहीं पर बी ई या सी ई का जिक्र हो, बी ई या सी का जिक्र नहीं है तो मैं किसी को भी मिला लूँगा भैया। अगर बी ई का जिक्र हुआ तो बी ई को मिलाने से ही उसके वो रिलेशन में आ पाएगी, है ना। तो बी ई और सी का जिक्र नहीं है तो किसी भी एक को मिला लूँगा। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा है, क्यों? क्योंकि इस कोऑर्डिनेट सर्कल पर बनाया है, इसी कोऑर्डिनेट सर्कल पर बनाया है। अभी रगड़ देते हैं, थीटा अल्फा खाली, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल थीटा अल्फा खाली ए ई सी। ए बी बटे में ए ई, अब तो ऐसे लिख ही देते हैं, ए बी बटे में ए ई इज इक्वल टू बी डी बटे में ई सी इज इक्वल टू ए डी बटे में ए सी। अब यहीं से कोई ना कोई रिलेशन दे रखी होगी। ए बी और ए सी का रेशियो कहाँ है? ए बी और ए सी का रेशियो ये तो कहीं नहीं है। कई बार क्या होता है पता है, ए बी और ए सी का रेशियो ऐसे नहीं है बट ऊपर ए सी होती है तो ए सी ऐसे नीचे आ जाती है, वो भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, ए बी ए सी का रेशियो मैं बना नहीं पाया, ए डी ए सी का रेशियो। अब ए डी और ए सी का रेशियो है वो बराबर होना चाहिए इसके ए ई ए बी के, तो ये तो उल्टा है, ए डी ए सी, ए बी ए सी है तो ये भी कट गया, ये कट गए। अगला चलते हैं, ए बी रेशियो ए डी। देखो ए बी के बटे में ए डी नहीं है बट मैं यहाँ से नीचे ला सकता हूँ अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो। ए डी को मैं नीचे लाया तो ए ई को जब मैंने ऊपर बेचा तो ए ई ए सी, ए बी बटे में ए डी इजक्वल टू ए, नहीं उसने उल्टा दे रखा है यहाँ पर भी, ये वाला है इसका मतलब, यहाँ पर उसने गलती ठीक कर ली। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊँ, कितने और हैं ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। खुद कर सकते हो आप। इन ट्रायंगल ए बी सी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी कट बी सी एट डी एंड मीट द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का जिक्र कर रहा है तो हमने बना लिया है सर्कल। वो बोल रहा है ए बी और ए डी। सर अब हम क्या करेंगे, बी ई और ई सी का जिक्र तो कहीं नहीं है तो चलो अब की बार मैं ये कर लेता हूँ, एंड ए ई ए सी पूछा है फिर ए ई ए सी। अब की बार ये वाला मिला के बता दूँ आपको, ये लो दोनों से हो सकता है, ये वाला मिला के बता देता हूँ। अगर मैंने ये वाला मिला है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा है क्योंकि कोड ए बी ने बनाया है। ठीक कर देते हैं। अब देखो थीटा अल्फा खाली यानी कि ए सी डी इज सिमिलर टू थीटा अल्फा खाली ए ई बी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देख रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो ए सी बटे में ए ई, यही पूछा है क्या उसने? हाँ यही पूछा है, वाओ। ए सी बटे में ए ई इज इक्वल टू सी डी बटे में ई बी। तो सी डी दे रखा है क्या, सी डी बटे में ई बी लिख ही लेते हैं सारा पहले, इज इक्वल टू ए डी बटे में ए बी, ए डी बटे में ए बी। तो देखो उसने ए बी दे दिया, ए बी रेशियो ए डी, ए बी रेशियो ए डी इज 3:5। ए बी की जगह 3 है, ए डी की जगह 5 है, तो यही हो जाएगा ए ई इज टू ए सी का। देन ए ई इज टू ए सी, ये 3:5 ऑप्शन बी। ठीक है भाई, तो इसके बाद अपना अगला कंसेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, और जो मैथ्स के अंदर एक मज़ा होता है, जब जैसे आप मान लो चेस खेल रहे हो, कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें हमें दिमाग लगाना है तो एक अलग तरह का मज़ा आता है। कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें बॉडी की जान लगानी है, पूरे मतलब स्टेमिना चेक हो रहा है, उसमें अलग तरह का मज़ा आता है। किसी में स्ट्रेंथ चेक हो रही है, उसमें अलग तरह का मज़ा आता है। तो जो दिमाग लगाकर जो मज़ा आता है, जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने पर जो अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो मिल रही होगी आपको अगर आप साथ साथ चल रहे होंगे।
बातें मान रहे होंगे। और ऐसे ही मिलते रहेगी एंड तक। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको इंटरेस्टिंग ना बनाया जा सके, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना की जा सके। बस उसके अंदर एफर्ट डालने की ज़रूरत है, पहले टीचर को फिर स्टूडेंट को सीखने के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई।